आपको दोस्तों सब याद होगा मैंने किस तरह किस थ्योरी पे आगे बढ़ने की बात की थी। सवाल ये उठता था कि मोहन भागवत साहब ने जो एक बात कही कि भई 75 साल पूरे हो गए तो फिर चादर काँधे पे रख लेनी चाहिए। चर्चा हुई कि 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे होगा तो शायद वो 75वां साल अब उनका ख़त्म हो चुका होगा तो अब वो सत्ता छोड़ देंगे 17 सितंबर। अभी हम अगस्त में हैं। तमाम तरह की अफ़वाहें आपने सुनी और अचानक जो है 15 अगस्त आता है। 15 अगस्त से पहले की जो हम हालात देख रहे हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। हमारे इलेक्शन कमीशन आते हैं, ईसी आते हैं और वो एक ऐसे लीडर को सीधे चुनौती दे के धमकाते हैं, जो मेरे ख़्याल से कानूनी तौर पर वो नेता प्रतिपक्ष हैं। उनका एक ऑफ़िशियली और इस देश के संविधान में एक स्टेटस है। शायद वो आयोग के इलेक्शन कमीशन हैं और नेता प्रतिपक्ष वो देश के हैं। तो इतना डिफरेंस होने के बाद एक छोटे बच्चे की तरह धमकी देना, एक तरह डराने की कोशिश करना, धमकाने की कोशिश करना, तो मैं नहीं समझता कि जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि ये पुलिस स्टेट बन रहा है, नहीं, दहशत स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे एसी साहब ने जो है धमकी देकर दहशत फैलाने की कोशिश की, उसी तरह की धमकियाँ। अब सवाल ये उठता है कि इसके आखिर निशाना क्या है और क्यों है? ये महत्वपूर्ण बात है मेरे ख़्याल से। इस विषय पर आप काफ़ी चर्चा सुन चुके हैं, पर मैं जो बात करने वाला हूँ वो थोड़ी-सी अलग है। क्यों पर बाद में आता हूँ, पहले ये देखते हैं कि कितने मुख्यमंत्री 2024 तक जो है या अब भी है 24 तक जो है वो कितने थे और उनको क्या किया जा सकता है और वो किस इलाके से बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ भाजपा की स्थिति क्या है और उसके आगे के नतीजे क्या हो सकते हैं। तो ये हम थोड़ा-सा कोशिश करते हैं ये समझने की कि आखिर ये जो मामला चल रहा है वो क्या है। दोस्तों, यहाँ इस मामले को समझने के लिए आपको थोड़ा-सा अ, आना पड़ेगा मेरे ख़्याल से चंद्रशेखर राव में की मैं स्थिति बताने की आपको कोशिश करता हूँ। चंद्रशेखर राव साहब जो हैं वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब वहाँ वो मुख्यमंत्री नहीं हैं। तो अब जो मुख्यमंत्री है वो उनकी स्थिति पर भी बात की जाएगी और जो जा चुके उनकी स्थिति पर भी बात की जाएगी। तो चंद्रशेखर राव से मैं शुरुआत करूं पहले कि ये स्थिति क्या थी। इससे पहले हमें ये समझना होगा कि गंभीर अपराधों की जद में आने वाले जो मुख्यमंत्री हैं, उनके मैं नाम बताता हूँ। 31 राज्य या 13 मुख्यमंत्री कम से कम ऐसे हैं जिन पर 13 में से 10 तो बिल्कुल क्लियर हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। अब हम गंभीर आपराधिक मुकदमों की बात करें तो हम थोड़ा-सा मुकदमों की तरफ चलते हैं कि किस पर कितने मुकदमे हैं जिससे हमें क्लियर हो सके कि आखिर होने वाला क्या है। तो चंद्रशेखर राव पर कुल 67 मुकदमे दर्ज हैं या उनमें से कुछ हट गए होंगे। मैं 2024 तक की बात कर रहा हूँ, जो आंकड़े रेटिंग मुझे प्राप्त हुए हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 67 मुकदमों में 37 गंभीर मुकदमे हैं तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। एम के स्टालिन तमिलनाडु, आप अक्सर सुनते होंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के साथ वो थोड़ा बोल्ड भी हैं और काफ़ी तना-तनी भी चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ चवन्नी उठती भी नहीं है। ये बात हम तेलंगाना की है चंद्रशेखर राव की। तेलंगाना के एक और मुख्यमंत्री की बात करेंगे, उस पर कितने मुकदमे हैं। मैं साउथ की बात कर रहा हूँ, जहाँ भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशों के बाद भी ना मुख्यमंत्रियों को डरा पा रही है, ना सत्ता हथिया पा रही है। और चूँकि अगर हमें एक 50 साल या 100 साल या 200 साल की डिक्टेटरशिप कायम करनी है, वोट दे ना दे कोई जैसे देखिए इसका मतलब क्यों कह रहा हूँ कि वोट दें या ना दें। इससे आपको ये भी समझना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब 15 अगस्त को आते हैं और इन तमाम चीज़ों का जवाब देते हुए कहते हैं कि मैंने संकल्प लिया है कि 2035 तक मैं ये करूँगा और 20 तारीख को मीटिंग बुला लूँगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है, अभी बहुत कुछ अंधेरे में बाकी है। सब आनन-फानन में ये कोई कानून लाने की कोशिश है या फिर किस-किस तरीके से
देश में लोगों को मुर्गा बनाने की कोशिश है और किस तरह सिंगल पार्टी रह जाएगी, ये समझाने की मैं कोशिश करूँगा। एमके स्टालिन साहब पे 47 केस हैं, जिसमें से 10 आईपीसी की धारा के तहत जो है वो दर्ज हैं, 10 मुकदमे, यानी कभी भी उठा के उनको जेल में डाला जा सकता है। आईपीसी की गंभीर मुकदमे दर्ज हैं 10, क्योंकि अभी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हम जो डिस्कस नहीं करते, जो सबूत के तौर पर भी आपके पास होनी चाहिए। 47 में से 10 गंभीर मुकदमे स्टालिन तमिलनाडु, वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इस वक्त चंद्रबाबू नायडू है, वहां पे हम आते हैं। तो ये जगन मोहन रेड्डी पर 35 मुकदमे दर्ज हैं, गंभीर धाराएं उनमें शामिल हैं। रेवंत रेड्डी तेलंगाना, जो इस वक्त कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। अब उनकी और भी थोड़ा-सा आगे बढ़ जाते हैं हम। रेवंत रेड्डी साहब पर इस वक़्त 89, मतलब कुछ उनमें से सोल्व भी हो गए हों तो नहीं पता चलता कंप्लीटली, मगर एवरेज ये इन पर दर्ज हो चुके हैं। 24 तक ये रिकॉर्ड था कि 89 मामलों में से 72 गंभीर अटेम्प्ट टू मर्डर तक के रेवंत रेड्डी पर मुकदमे हैं, तो यानी उनको तो 2 मिनट के अंदर जो है उनसे सत्ता से हटाया जा सकता है। फिर जो आएगा वो क्या करेगा, उस पर ये वो गंभीर चिंता का विषय होगा। इसलिए मैं आपको ना थोड़ा साउथ में ही घुमा रहा हूँ कि आप केरला में जाएँ, आप तमिलनाडु में आएँ, आप आंध्र प्रदेश में आएँ, आप तेलंगाना में आएँ। ये इस तरह के मौजूदा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर भी केस हैं। कि अरविंद केजरीवाल पर भी केस दर्ज करके मुख्यमंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में उनको डाल दिया गया। ये उदाहरण की तरफ पेश करने की कोशिश कर रही है, मगर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी जेल में डाला गया और वो फिर शायद केस भी उनसे वापस लिया गया। झारखंड, एक जमीन का मामला ईडी द्वारा दर्ज किया गया। इसमें वहां की लोकल पुलिस की जरूरत ही नहीं है, ईडी ने मामले को दर्ज किया, वो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, जेल में डाल दिया। अब जो 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन रख सकते हैं, 40 दिन रखने में क्या तकलीफ है। सिद्धारमैया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एक घोटाले में शामिल हैं, एक शामिल हैं नहीं, मतलब उन पर इल्ज़ाम है, कानूनी कार्रवाई जारी है। घोटाला उनका भी एक जो है कुछ वाल्मीकि करके क्या डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का कोई घोटाले का मुकदमा है, तो उनको भी आराम से उठाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ ये आप देख रहे हैं कि स्टालिन, वाई जगन मोहन रेड्डी, रेवंत रेड्डी, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, सिद्धरमैया, ये गंभीर धाराओं में, ये सब वो लोग हैं जो मैं विपक्षी पार्टियों के बता रहा हूँ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल नहीं है। तो यहाँ उनको ज़रूरत है किस चीज़ की कि अब इनको यहाँ से हटाया जाए और हटाया जाए। बड़ा आसान होगा, बहुत मुश्किल काम नहीं होगा कि आप जो है सीधे-सीधे उनको कहें कि आप पर धाराएँ हैं, जिस तरह आपने सोरेन को उठाया, जिस तरह केजरीवाल को उठाया। इसी तरह और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, ममता बनर्जी भी हैं, उनको भी जो है 30 दिन तो रखा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एग्ज़ाम्पल सेट हो चुके हैं। सवाल है कि मुलज़िम को आप जेल में डाल सकते हैं, उसके प्रावधान पहले से हैं, उसमें नया कानून की ज़रूरत नहीं है। नया कानून की ज़रूरत है कि 30 दिन अगर हिरासत में है, तो आप उसको तुरंत मुख्यमंत्री या मंत्री पद उस पे छुड़वा लीजिए। किसी पर भी केस साबित करने की ज़रूरत तो पड़ती है, अदालत में एक कार्रवाई चलती है, उसके बाद की बात है, आपकी ईडी है, आपकी जो और दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, किसी के थ्रू भी आप उसे पकड़ते हैं, तो पुलिस वहाँ की लोकल उसको मजबूरन ऑफिशियली उनका साथ देना पड़ता है और आप उठाकर मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हैं। यानी इसका मतलब क्या होता है वो समझने की आप कोशिश करें। इसका मतलब ये होता है कि साउथ में भारतीय जनता पार्टी फुटप्रिंट नहीं बना पाई, मगर इतने केस वाले मुख्यमंत्री मौजूद हैं, 30 दिन में उनकी कहानी खत्म। अब जो अगला मुख्यमंत्री आएगा, सिर्फ इनकी कहानी खत्म नहीं, इनका अगला मुख्यमंत्री आएगा, उसको पता है कि अगर साहब लोगों की बात हमने नहीं मानी, तो हमको 30 दिन के लिए जेल भेज दिया जाएगा, हम 30 दिन के बाद से 30 साल के लिए भी जेल जा सकते हैं, मुख्यमंत्री तो रहेंगे नहीं, हमारी कोई मदद कर नहीं पाएगा, हम असहाय हो जाएंगे। तो इस बात का अर्थ यह है कि अगर हर कोई
किसी भी देश के मुख्यमंत्री को 30 दिन के लिए जेल में डाल के उसकी सत्ता छीनी जा सकती है, तो क्या इस देश की जनता मूर्ख है, बेवकूफ है कि वो विपक्षी पार्टियों को चुनेगी, जिनके मुख्यमंत्री विपक्षी पार्टियों के नाम पर वोट लेकर आएंगे और जो केंद्र में बैठा होगा उसके दबाव में आकर जो है उसकी बात ही मानेंगे, तो फिर विपक्षियों को इस देश की जनता चुनेगी क्यों? मुद्दा ये है। इसका मतलब सिंगल पार्टी सिस्टम हो चुका है। ये सिंगल पार्टी सिस्टम का चोर रास्ता है। सिंगल पार्टी सिस्टम का सही फार्मूला है कि आप वोट किसी को भी दो, बात उन्हीं की चलेगी जो कह चुके हैं कि हमने अपने आप से वादा कर लिया है कि हम 2035 तक रहेंगे और हम ये करेंगे और हम वो करेंगे। अब विरोध करने के लिए इलेक्शन कमीशन के तेवर हम देख चुके हैं। नया कानून आ चुका है। अगर कोई किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, किसी प्रदेश की कोई पुलिस डिपार्टमेंट, किसी का कोई कुछ भी करेगा, वो सारी चीजें मुझे लगता है कि ये तमाम जो चीजें होंगी दोस्तों, वो जनता के कंट्रोल से बाहर हो चुकी होगी। और कोई भी नेता बनेगा तो फिर उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे 30 दिन के अंदर जेल जाकर साहब को नाराज नहीं करना है। 30 दिन के बाद मेरी सीट भी जाएगी और फिर मैं बाहर कब आऊंगा मुझे पता नहीं है। तो कुल मिलाकर ये है एक और चोर रास्ता, जिसे आप कह सकते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम। यानी जो केंद्र सत्ता में बैठा है, फिर उसे हटाने की हिम्मत कोई कैसे जुटाएगा? मुख्यमंत्री के अंडर में काम करने वाला कार्यधारी संस्था वो कैसे ये बगावत करेगी, कि वो कैसे सोचेगी कि किसी भी तरीके से जाया जाए? और जनता जिसको चुन के भेजेगी वो 30 दिन के लिए जेल जा सकता है, उसके तमाम अधिकार छीने जा सकते हैं, उसको जो है वो उसके पद उसका से हटाया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है और उसको लंबे समय तक जेल रखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये है कि जनता को मजबूरन सर झुकाकर ये कहना पड़ेगा कि हम अगर ऐसे लोगों को जिन्हें हम विपक्ष मान के सोचते हैं, यानी कि आप जानते हैं कि 30-35% अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो 65% इस देश की जनता दूसरी पार्टियों को वोट देती है। तो दूसरी पार्टियों को 65% इस देश की जनसंख्या को मजबूरन सर झुकाना पड़ेगा और 35% की राय पर उन्हें ये मानना पड़ेगा कि सिर्फ यही मालिक है और कोई इस देश का मालिक नहीं है। क्योंकि जो चूं करेगा 30 दिन के लिए जेल जाएगा, सब कुछ उसका चैप्टर क्लोज कर दिया जाएगा। और अगर वो ऐसा ही होगा, पिछला उसका उसी पार्टी का आने वाला, उसे भी जेल भेजा जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो आएगा वो इतने मुख्यमंत्री या मंत्री बने रहने के लिए उससे जरूरी है कि वो केंद्र सरकार की बातों को माने, उन्हें नाराज ना करे। नाराज करते सार ईडी कैसे आती है आपको पता है, पुलिस कैसे आती है आपको पता है, इन्वेस्टिगेशन और एजेंसियां कैसे आती सकती हैं और कई नई एजेंसियों को नए अधिकार दिए जा सकते हैं, क्योंकि फिर उनकी भी जरूरत पड़ेगी कि जब ये कानून बन जाएगा तो एक नई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की भी जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये सिंगल पार्टी सिस्टम का एक अलग रास्ता है। इस पर बहुत से बुद्धिमानों की, बहुत से जीवियों की, बुद्धिजीवियों की आपने कहानी सुन ली होगी। उन्होंने अपनी राय पेश कर दी होगी कि कोई जर्मनी कह रहा होगा, कोई हिटलर कह रहा होगा। मैं सिंपल कह रहा हूँ कि उनसे मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये रास्ता, जहाँ पर जनता की चॉइस, कोई अगर नेता होगा तो वो जनता की चॉइस हो सकती है, मगर वो ताकतवर अमले को नाराज करने की हैसियत नहीं जुटा पाएगा। तो इसलिए मजबूरन सबको बेटर होगा कि बड़े साहब को ही खुश कर दें और सिर्फ वो 65% भी बड़े साहब को ही वोट दे दें। क्योंकि अगर वो इनकी पॉलिसियों से अगर इख्तलाफ रखते हैं और वो किसी नए आदमी को चुनना चाहते हैं, तो वो न मंत्री बन के कुछ कर सकता, न मुख्यमंत्री बन के कुछ कर सकता। 30 दिन का जो फार्मूला है, पुड़िया है, वो मौजूद है। 30 दिन के लिए मुख्यमंत्री बन के कोई क्यों जेल जाना चाहेगा और क्यों अपनी जिंदगी को जो है वो बर्बाद करना चाहेगा? तो इसका मतलब साफ है कि ये एक नए किस्म का निज़ाम है और नए किस्म की इसे इसे क्या नाम दिया जाए वो अपने आप दीजिएगा, इस नाम को क्या देना चाहेंगे आप लोग। पर ये वो है जहाँ पर एक बार फिर अकल लगा के सोच लीजिएगा, बड़ा सोचा समझा, बड़ा फुर्सत में तैयार किया गया फार्मूला है। प्लान ए बी सी का कोई एक हिस्सा है। अगर हम प्रेसिडेंशियल रूल नहीं ला सकते तो फिर क्या ला सकते हैं? अगर हमको आरएसएस के और हमारे बीच में तक इख्तलाफ होता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अगर हम
सिंगल पार्टी सिस्टम राहुल गांधी का भीड़ जनता को नहीं रोक सकते। जनता का मूड पलटते हुए हम देख रहे हैं। अगर इसी पर भी लोग खफा और बरहम हो जाते हैं तो तब हम क्या कर सकते हैं? तो कुल मिलाकर ये कर सकते हैं कि मैंने अपने आप से जो है वादा किया है कि मैं 2035 तक ये करूंगा, और पूरे देश के सामने झंडा ठोक के, खूंटा ठोक के बात कह दी गई है। और ये सच है कि मोदी साहब और उनकी टीम जो है बड़ी ज़बरदस्त है। वो जो चाहते हैं वो कर लेंगे, और वो ये भी जो चाहते हैं वो कर लेंगे। क्योंकि अगर नहीं कर पाएँ तो उसके लिए इंसानों का ज़िंदा होना ज़रूरी है। क्या इस देश में हैं ज़िंदा? तो मुझे पता नहीं, बाकी देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। कुल मिलाकर ये है कि ये सिंगल विंडो और सिंगल पार्टी सिस्टम का अच्छा बेहतरीन फ़ॉर्मूला है, और इससे सिंगल पार्टी सिस्टम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। सबको एक ही ऑर्डर के लिए काम करना पड़ेगा। दास्ताँ इतनी-सी है। इजाज़त दें, कमेंट करें, और हो सके तो शेयर भी करें। इस वक़्त इस प्रोग्राम